we will complete our last topic, which is company analysis, right? Apart from that, we have earlier did with the industry analysis, sectoral analysis, technical analysis. So many things we have done. Today, in the fundamental analysis, we will be doing company analysis. So it is quite clear that company analysis is a fundamental part of fundamental analysis, as we were already discussing about the company itself, right? फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के प्रोफाइल को समझते हैं, कंपनी को समझते हैं, राइट? बट इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंडस्ट्री. हमने इंडस्ट्री को समझा, इंडस्ट्री एनालिसिस को समझा. जैसे हमने क्या बताया था, सीआईई बोलिए या ईआईसी, किसी भी पैटर्न में हम डिस्कस कर सकते हैं. तो हमने जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक एनालिसिस हमने किया है, इंडस्ट्री एनालिसिस भी हमने समझा है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट वन विच इज लेफ्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कंपनी इटसेल्फ, जहाँ पे हम कंपनी एनालिसिस को पढ़ेंगे. Let us go through the book. The industry analysis enables us to shortlist industries for the purpose of equity investment. तो हमने पहले पढ़ा इंडस्ट्री के बारे में. डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जब आप मार्केट में देखने जा रहे हो, when you are looking at the different prospects for investment, then you are considering different industry. तो डिफरेंट इंडस्ट्री में आपने देखा, yes, this industry is this prospective or we can potential for investment. तो you look for that industry, specific industry. But apart from industry, the next step is to identify the superior performers. पहले हमने इंडस्ट्री को देखा कि ये इंडस्ट्री बेस्ट है, ये इंडस्ट्री अच्छी है. मे बी यू हैव एजुकेशन इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं ना. इंडस्ट्री में तो बहुत सारे परफॉर्मर्स होंगे ना. देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द टॉप परफॉर्मर, कि इनमें से कौन से टॉप परफॉर्मर्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. मे बी इट डिपेंड्स कि आप टॉप परफॉर्मर्स को देखो या मिड रेंज परफॉर्मर्स को, किस तरह का. इट डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एंड योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स. Even though an industry might be doing well, some companies in the industry can be in doldrums as revealed in the following example. कभी कभी क्या होता है, कोई इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बस उस इंडस्ट्री में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है. दिस इज पॉसिबल. एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन में ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, या कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, राइट? Suppose the two-wheeler industry has stabilized in the recent past and the Bajaj Auto is doing extremely well. But there are many companies like Chamundi Mopeds and AP Scooters which are in deep troubles. ये उस टाइम की बात है जब बजाज ऑटो वगैरह बहुत अच्छा चल रहा था, extremely well. two-wheeler industry अच्छे से फ्लरिश कर रही थी. सॉरी, बट जैसे कुछ कंपनीज है लाइक चामुंडी मोपेड्स एंड एपी स्कूटर्स, ये सब हमने सुना भी नहीं है अच्छे से, तो ये सब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी. To identify those companies that are doing relatively well in the industry, we have to make a penetrating analysis of the financial and non-financial strengths and weakness of the company. So here in the company analysis, we have to look for both the things, financial strengths and non-financial strength. मतलब यहाँ पर हमको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर, मतलब सीधी सी बात है, जो क्वांटिटेटिव फिगर्स है कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है, क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, दोनों ही डेटा में ओवरऑल एक कंपनी के परफॉर्मेंस को बताइए. क्योंकि सिर्फ एक डेटा पे फोकस नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव अच्छा है क्वालिटेटिव छोड़ दिया, ऐसा नहीं. वी हैव टू फोकस ऑन बोथ द एस्पेक्ट, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बोथ एस्पेक्ट्स. ठीक है. नाउ अब हम पहले आ जाते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स. नॉर्मली फाइनेंशियल इंडिकेटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल इंडिकेटर्स. एज वी ऑल नो कि जब भी आप एनालिसिस करने जाते हो तो हम लोग पहले लेते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर्स. और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में सबसे पहली चीज आ जाती है आपकी, कहाँ से हमें फाइनेंशियल इंडिकेटर्स या इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी. तो सबसे पहले हो गई आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से डिटेल्स में. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई आपके पहले. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So financial statements are a primarily internal source of evaluating the investment aspect. Analyzing financial statements. अब financial statements को किस तरीके से हम analyze करेंगे. There are various information that is contained in a financial statement. किसको analyze करना है, किसको नहीं करना है, वो हमें देखना है, right? इसमें first is ratio analysis. This is one way of analyzing the
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंपनी का फाइनेंशियल, सपोज एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ये जो मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया था, कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, अभी क्लासेस हुई थी 2-3 दिन पहले, तो उसमें क्या समझाया था, सीधी सी बात है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से समझना है। तो देयर आर सो मेनी वेरिएबल, जैसे बैलेंस शीट के ही आपके एसेट में क्या इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी में क्या इंक्रीज हो रहा है, कंपैरेटिव आप जब एनालिसिस करते हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो हमें कंपोनेंट्स को और वेरिएबल्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कंपोनेंट्स हैं या वेरिएबल्स हैं, उसको समझने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है कि किस में बढ़ोतरी हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इफ देयर इज अ सर्टेन राइज इन द एसेट एज वेल एज राइज इन द लायबिलिटी, बट लायबिलिटी इज शॉर्ट टर्म, एसेट इज लॉन्ग टर्म, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द एस्पेक्ट कि कौन सा वेरिएबल बढ़ रहा है, कौन सी एंटिटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसमें वन सच वे इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो हम लोग को पता है, रेशियो मींस क्या, जैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं, कोई भी दो चीजों के बीच में एक रेशियो निकाले, तो रेशियोज आर अमंग द बेस्ट नोन एंड वाइडली यूज्ड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेशियो, ठीक है। रेशियो से हम लोग इंट्राफर्म और इंटरफर्म कंपैरिजन दोनों ही कर सकते हैं, मतलब कंपनी के अंदर ही आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का या डिफरेंट पीरियड का हो सकता है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया इंट्राफर्म एंड इंटरफर्म दोनों ही आपके एनालिसिस हो सकती है। आपके जैसे दो कंपनी के बीच में आप एनालिसिस कर रहे हो, कंपनी ए कंपनी बी, वो भी पॉसिबल है। और इंट्राफर्म मतलब कंपनी के अंदर ही, जैसे कंपनी के अंदर हमें एनालाइज करने की क्या जरूरत होगी, जैसे मैंने 2 साल का एसेट लिया या 2 साल की बैलेंस शीट ली, 2008 के स्टेटस को मैंने देखा और 2009 के, ये दोनों फिगर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो इंट्राफर्म हो गई कि कंपनी की इटसेल्फ, सपोज दिस इज अवर बैलेंस शीट, ये मैंने बैलेंस शीट कंपेयर कर रही हूँ, तो ये मेरी लायबिलिटी की पोजीशन है, ये मेरा एसेट का पोजीशन है और ये मेरा साल है, तो ये मेरा ईयर वाइज पीरियड वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ से जब हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, डिफरेंट रेशियोज हम निकाल सकते हैं। A ratio expresses the mathematical relationship between one quantity and the other. The ratio of 200 to x, जैसे हम रेशियो निकालना होता है, मैं बोलती हूँ डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है कंपनी की, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक कंपनी में डेट कितना है, उधारी कितनी है, मतलब डेट फंड, उधार, लोन फंड जो होता है जिसपे हमें सर्विसिंग चार्ज देनी होती है या एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, वो कितना है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। इक्विटी मतलब आपके ओनरशिप राइट, आपने कितना वित्तीय, आपने कितना कैपिटल रेज किया थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर, ये हो गई आपकी इक्विटी। तो डेट टू इक्विटी हम कैसे बोलेंगे, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। तो अगर सपोज हो सकता है ये 1/2 है, तो उसको हम बोलते हैं ना 1:2, ये तो हो गया रेशियो एनालिसिस। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के रेशियोज हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो जब हम लोग रेशियो करेंगे, कंप्यूट करेंगे ना रेशियो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल्स हैं या किस चीज को हमें लेना है, बिकॉज रेशियोज मीन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है समटाइम, तो समझना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजंस। अब it all depends on the decisions you are taking as an investor, what type of decisions you are taking, whether it is a long term decision or it's a mid term decision, कुछ भी तरह का decision हो सकता है ना, या तो हो सकता है आपका short term decision, किसी भी तरह का decision हो सकता है। So according to your decision needs and the इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हो जाती है। फिर नेचर ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का अपना फिर प्रोफाइल होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। यू नीड द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन रिक्वायरमेंट, यू नीड द इंफॉर्मेशन। अब अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन नीड्स, ये नीड्स के हिसाब से आपको असेस करना पड़ेगा, असेसमेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये असेसमेंट के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कौन से वेरिएबल्स के बीच में आपको रेशियोज चाहिए, या कौन से वेरिएबल का रेशियोज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी के लिए एक सप्लायर देख रहा है टर्नओवर रेशियो क्या है इस कंपनी का, तो सप्लायर को उधार देना है, तो अगर टर्नओवर अच्छा है तो पेमेंट वगैरह रिलीज अच्छी हो जाएगी, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी। तो ये अब मैं रेशियोज की बात कर रही हूँ, तो क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेगा वो आपको देखना पड़ेगा। इन एडिशन द इन्वेस्टर नीड्स टू बी अलर्ट टू द फैक्ट that the ratios can be manipulated.
Since ratios are future oriented, the analyst must be able to adjust the factors present in the relationship to their probable shape and sizes in future. Thus, in the financial analysis, the usefulness of ratios will be dependent on their intelligent and skillful interpretation. तो सीधी सी बात है, रेशियो सिर्फ पास्ट रेशियोज के ट्रेंड को देखने से नहीं होगा, आपको पास्ट जो डेटा है उससे फॉरकास्ट करें फ्यूचर के बारे में. सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट कि भाई कौन से रेशियोज को किस तरह से यूज करना है. ठीक है ना. क्या होता है, कभी कभी एक रेशियो का मल्टीट्यूड या मल्टीपल एंगल होता है, मल्टीपल वे, वो आपको देखना है. इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लेवरेज पोजीशन ऑफ द कंपनी. तो आप इन्वेस्टर्स हो या एक एनालिस्ट हो, आपके हिसाब से आपको जो मेन ज़रूरत है कंपनी के बारे में जानने का, एक हो गई कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका लेवरेज. लेवरेज मतलब कंपनी ने किस तरीके से अपने पोजीशन को यूज़ किया, यूटिलाइज किया है. तो इसमें हम आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में. एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से चल रही है, कंपनी कैसे अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रहा है, क्या प्रॉफिट है, ऑल दोस थिंग. तो इसमें आपका पहला आ जाता है ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है EBIT, that is earning before interest and taxes divided by total assets. ठीक है. ROI, that is return on investment. अब EBIT कैसे निकालते हैं, अभी मैंने कल ही सेट करवाया कॉस्ट स्टेटमेंट वगैरह में, तो मैं दिखा दूंगी कैसे करते हैं उसको डिटेल्स में. नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट. कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या बच रहा है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. नेट सेल्स का मतलब क्या होता है, आपका एक सेल्स हुआ, सेल से फिर जो भी रिटर्न है वो माइनस हो गया, तब हम उसको बोलते हैं नेट सेल्स. ठीक है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन की जब बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हैं. जैसे ROI, पहला आप देख लो ROI में हम क्या ले रहे हैं, EBIT, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमने लिया EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. मतलब आपकी अर्निंग क्या हो रही है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट और टैक्सेस को लेकर यहाँ पर अर्निंग्स को ले रहे हैं. मतलब इट्स अ टाइप ऑफ ग्रॉस ओनली, ग्रॉस से भी थोड़ा एक्सपेंडिचर माइनस करके, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. तो टोटल एसेट्स पे आपने क्या रिटर्न जनरेट किया, EBIT, वो हो गया ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट मार्जिन, जहां पे हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, एक कंपनी का नेट मार्जिन क्या निकल रहा है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वगैरह पे, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन सब माइनस हो गया. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एकदम नेट जो फिगर्स बचता है प्रॉफिट का, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. भाई सेल्स करके ही तो आया ना. अब आ जाता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE में लिख रही हूँ. दिस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. ठीक है. टोटल डिवाइडेड बाय, मैं टोटल डिवाइडेड बाय ऐसे लिख रही हूँ, पेड अप इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल रिजर्व्स, ये हमारा फॉर्मूला है. तो ROE देखो क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है. इक्विटी पे क्या रिटर्न हम दे रहे हैं, इक्विटी मतलब क्या हो गया, जो शेयर कैपिटल, जो कैपिटल है दैट इज बीइंग रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर इन द मार्केट. इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करके जो कैपिटल हमने रेज किया उसको हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटल. नो डाउट कोई भी कैपिटल हो, आइदर दिस इज डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल, वी हैव टू पे बैक टू द इन्वेस्टर्स, राइट. तो एक इक्विटी होल्डर्स को भी तो रिटर्न एक्सपेक्टेड है, उनको भी तो कुछ रिटर्न हमें देना है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. देखो दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं जो हमें पता है, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो ऐसे शेयर्स हैं जिसके इक्विटी के भी कुछ फीचर्स हैं और कुछ डेट के भी. मतलब उनका एक कंपनी के ऊपर स्पेशल प्रेफरेंशियल डिविडेंड का एक राइट होता है कि उनको एक स्पेशल प्रेफरेंशियल डिविडेंड चाहिए. तो वो हो गया आपका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स.
पहले उनको दिया जाएगा डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद किसी को मिलेगा। दिस टोटल डिवाइड पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद भी प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो मेरा टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है, प्लस रिजर्व। ठीक है, ये हो गया आपको रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो देखिए कितने सारे वेरिएबल्स आ जा रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग ले लें, बोलो कौन सा वाला जो, अच्छा ये वाला प्रेफरेंस वाला। हाँ। देखो दो तरह के, एक कंपनी, मैं एक बार यहाँ पे दिखा दे रही हूँ बेसिक से। एक कंपनी जब मतलब कंपनी जब कैपिटल रेज करती है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, दे कैन रेज इट थ्रू इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि समथिंग कॉल्ड प्रेफरेंशियल राइट इज देयर। इक्विटी वाले तो जनरल कैटेगरी के शेयर होल्डर है, कंपनी के ओनर है इक्विटी वाले। तो इक्विटी मीन्स बराबरी, दैट इज व्हाट टू से इक्वल राइट। बट प्रेफरेंस वाले का जो होता है ना, उनके अंदर दोनों फीचर्स होते हैं। इक्विटी के भी दे आर ऑल्सो शेयर होल्डर, इनका भी इतना हिस्सेदारी है, शेयर होल्डर्स हैं, बट उनका डेट का भी फीचर्स होता है। डेट का कैसे रहता है, दे इंजॉय अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड। इनको एक फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, वो मतलब जैसे डेट होल्डर्स में रहता है ना कि इतना। लेकिन अभी क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू नहीं करती है मैक्सिमम। अगर करेगी भी तो एज पर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट था उसमें जहाँ तक मुझे पता है कि 20 ईयर्स से ज़्यादा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू नहीं कर सकते। मतलब 20 ईयर्स से ज़्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। वो प्रेफरेंस शेयर हैज़ टू बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। मैं एक बार देख लेती हूँ अभी क्या चल रहा है। करंट प्रेफरेंस इशू नॉर्म्स, अभी का जो है प्रेफरेंशियल का, अभी क्या है प्रेफरेंशियल राइट्स का, प्रेफरेंशियल इश्यूज का नॉर्म्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स as per the explanation section Companies Act, the term preference share means and include that part of the share capital the holders of which have the preferential right over the payment of dividend। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो further explanation 42, when a certain class of shares has either of the following, the same shall be deemed to be preference shares। अच्छा, in addition to the preferential rights, preferential rights to receive dividend, the shareholders have a right to participate either fully or to a limited extent to the capital, not having preferential treatment। अच्छा, ये सब तो है rights issue। Preferential allows an investor to own a stake issuing with condition that the company decides to pay the holders cumulative, non-cumulative, non-redeemable, ये different type का preference shareholders का है option। participating, non-participating, टेन्योर, हाँ यस, ये वाला मैं पॉइंट खोज रही थी। टेन्योर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंटिन्यूड एज 20 years except for infrastructure project। companies have infrastructure project can issue preference shares for 20 years but up to 30 years subject to minimum 10% redemption of such preference shares from 21st year onward। इसका मतलब क्या है, 20 ईयर्स के ज़्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर अब इशू नहीं किया जा सकता है। दिस इज एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट। वो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई थी कंपनीज एक्ट 2013 में, जो अमेंडमेंट हुई थी उस टाइम बोला ही गया था कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो इशू जो होगी वो दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। अभी नॉन कन्वर्टेबल वाला जो है वो 20 ईयर्स से ज़्यादा के लिए इशू नहीं किया जा सकता। मतलब मैक्सिमम टाइम फ्रेम इज 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से ज़्यादा के लिए इशू नहीं हो सकता। मतलब ओनली इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो 30 ईयर्स तक जा सकता है। तो प्रेफरेंस वालों को फ़ायदा यही है कि इनका एक फिक्स चार्ज है, इनका एक फिक्स चार्ज है डिविडेंड के ऊपर। पहले उनको एक फिक्स रेट मीन्स दे विल गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड मिल गया, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम कहाँ थे, ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर। ये नेक्स्ट रेशियो है ईपीएस। ईपीएस में आ जाता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस, मैं पीडी लिख रही हूँ, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर।
number of outstanding equity। तो यहाँ पे सीधा सा बात है EPS दैट इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में क्या आ रहा है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ले लो। हमने पहले ही देखा कि सब चीजों में प्रेफरेंस वालों को पहले हटाया जाएगा, उसके बाद जो बचा कुचा रहेगा वो इक्विटी वालों को मिलेगा। तो पैट में से आप पीडी निकाल दो, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल लो, तो आप समझ लो टोटल जो प्रॉफिट है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, वो हो गया अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, वो बचा कुचा वो डिवाइडेड बाय जितना शेयर्स हैं उसमें ही डिवाइड होगा, तो इसलिए उसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स यहाँ पे लिखे। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। इसके अलावा दो और है, जैसे अर्निंग प्राइस रेशियो। हमने ऊपर देखा ये अर्निंग पर शेयर है, ठीक है। अब मैं एक है और रेशियो जो है जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड कवर। तो डिविडेंड कवर रेशियो क्या है, देखो डिविडेंड कवर डेफिनेटली इट इज रिलेटेड विद डिविडेंड ओनली, कि आप पर शेयर में क्या डिविडेंड आपका इशू हो रहा है, ठीक है। दैट इज अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट्स हुआ था, उसके बाद कुछ आया नहीं, हम सोचे कुछ होगा नया। चलिए इसके बाद बिसाइड दिस अबव रेशियोज, अगर इक्विटी इन्वेस्टर्स है, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है सेकेंडरी मार्केट में, तो उसको और दो रेशियोज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दैट इज अर्निंग्स प्राइस रेशियो, एक हो गई आपके अर्निंग्स प्राइस रेशियो which is EPS, that is earning per share divided by MPS, market price per share। तो earnings price ratio मतलब अर्निंग क्या हो रही है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर जो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जो कैपिटल मार्केट होता है ना, जहाँ ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो उसको सेकेंडरी मार्केट हम बोलते हैं। तो वहाँ पर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि अर्निंग्स प्राइस रेशियो कितना है, ठीक है। आप क्या अर्न कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस, आप अर्न क्या कर रहे हो। तो अर्निंग प्राइस रेशियो हो गया अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया आपका मार्केट यील्ड, ठीक है। तो मार्केट यील्ड क्या हो गई आपकी, डिविडेंड प्राइस चेंज, डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज टोटल डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। ये हो गई आपकी, ये दो एक्स्ट्रा आपको रेशियोज जानने हैं इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। देखो अर्निंग्स प्राइस रेशियो, ये तो क्लियर है, अर्निंग प्राइस रेशियो क्लियर हुआ। EPS अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। और मार्केट यील्ड, मार्केट यील्ड मतलब मार्केट क्या यील्ड जनरेट करके दे रहा है, क्या क्या रिटर्न दे रहा है। तो रिटर्न क्या दे रहा है, दैट इज डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, टोटल डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। तो मार्केट यील्ड इसका मतलब क्या हुआ, जब एक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एज एन इन्वेस्टर कि डिविडेंड क्या हमको मिलने वाला है। देन प्राइस चेंज एज अ ट्रेडर जो होते हैं, इन्वेस्टर जो ट्रेडर है, उनका क्या होता है कि वो जो स्पेक्यूलेशन करते हैं, तो प्राइस जो चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो वो प्राइस चेंज से उनका उसका प्राइस अप्रिसिएशन हुआ या डेप्रिसिएशन हुआ, बोथ वे प्राइस चेंज का वो बेनिफिट उठाते हैं। तो डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज टोटल डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, दिस इज कॉल्ड मार्केट यील्ड। In practice, the market price per share is calculated as the simple average of the opening and closing prices or the high and low prices during the period under consideration. तो normally market price में हम लोग क्या देखते हैं, ये जो market price per share के बारे में बात दिया है, market price में हमने एक average निकाल देते हैं। market price निकालने के लिए just opening प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 ऐसा करके इसका एवरेज निकालिए, या हाई और लो डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इन्वेस्टर्स प्रेफर कंपनीज विद अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी to companies with experience sharp fluctuations in their profitability.
नॉर्मल सी बात है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप एक कंपनी में क्या देखोगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो, या प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक बराबर पैटर्न में रहे। ठीक है, वो इरेटिक अगर एक फ्लक्चुएशंस आती हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब बहुत ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्कीनेस की एक कंपनी कितना रिस्की एज एन इन्वेस्ट, मतलब एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक ट्रैक पे चल रहा है, प्रॉपर ऑन एन एवरेज एक स्मूथ पैटर्न चल रहा है, तो वो हमारे लिए इजी होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अवर लेवरेज रेशियो। ये अभी तक हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़े।